नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कहते हैं कि बहुत तेज दौड़ने वाला ज़रूरी नहीं है कि एक दिन सफल हो ही जाए, लेकिन यदि आप लगातार रेगुलरली चलते रहेंगे, धीरे ही सही पर डे चलिए, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इसी के साथ में हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसी क्लास में डिस्कस करूंगा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत से पीसीएस जैसे एग्जाम, आरओ या कोई एसएससी पुलिस का एग्जाम हो, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आ ही जाता है ना। तो यह आपकी एक जानी मानी बहुत ऑथेंटिक प्राचीन भारत की बुक है, जो कि महेश वर्णवाल सर की है। एग्जाम कोई भी हो, इस बुक से क्वेश्चन आ ही जाएगा। सारे फैक्ट कंसेप्ट दिए हुए हैं, इसमें हम आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार कंटिन्यूअस बने रहिए, इसमें बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि कहीं का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, आइए ज़्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए हम देखते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो क्या है, देखते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या कहलाता है? चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति का भी इतिहास हो सकता है, समाज का भी इतिहास होता है, किसी देश का या सार्वजनिक क्षेत्र, घटनाएं, तथ्यों आदि का जो कालक्रमिक विवरण होता है। जैसे कोई कालक्रमिक विवरण, एक कालक्रम के तरीके से कोई विवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का पिता कहा गया है हेरोडोटस को। ओके, किसे कहा गया है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि राजतरंगिणी किसने लिखी हुई थी। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आप बताइए, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आहत सिक्के। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है आपका पीसीएस जैसे एग्जाम में, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इतिहास। इतिहास को किस कालखंड में विभाजित किया गया है? जो प्राचीन इतिहास है, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, या कहें तो ऐतिहासिक काल। तो कौन कौन सा? मानव उत्पत्ति 3000 ईसा पूर्व तक, ये है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आदि ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल है 600 ईसा पूर्व से आगे। देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या क्या साक्ष्य किस किस तरीके से हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत। अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्या? पुरातात्विक साक्ष्य थे, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे प्राग ऐतिहासिक काल में। मित्रों, क्या लिखित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे? आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हुए हैं। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए गए, लेकिन पठनीय नहीं थे, मतलब अपठनीय थे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से याद होना चाहिए, क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन कि किस काल में किस तरीके से कौन से साक्ष्य पठित थे, कौन से अपठनीय थे। ऐतिहासिक काल में दोनों बातें हुई हैं, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अब प्राचीन इतिहास
को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन इतिहास को जब हम जानते हैं तो इनको किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या है पुरातात्विक। ठीक है, ये हो गए। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम विद्वान ने पढ़ा, किसने पढ़ा भैया? ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, कुछ ही समय में जल्दी से ही हम फिनिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है ना, तो देखते रहिए। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिका किसकी कृति है? तो ये है स्टुअर्ट पिगट की। ठीक है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इनतु। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इनतु। बहुत अच्छे तरीके से आप सुनते रहिए। नेक्स्ट क्या है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या कहते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम मित्रों भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लगी रहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। और जो भी हमारे मित्र आरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के साथ साथ, वो भी इस क्लास को बहुत अच्छे मन से, अच्छे ढंग से देखें, क्योंकि एग्जाम चाहे पीसीएस का हो, आरओ का हो, या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, कहने का मतलब जहाँ एंशियंट हिस्ट्री आती है, प्राचीन भारत आता है, आप अगर इस क्लास को 1 से 2 बार अगर देख लेंगे, 2 से 3 बार, तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भी मिलेंगे वो इस बुक से आपको मिल जाएंगे एक ही बार में। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं हमें। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये B.A. स्मिथ ने किया था। याद रखिए क्या है? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैश्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैश्वत मनु। हम प्रत्येक फैक्ट को आप कोशिश करूंगा कि 2 से 3 बार बोलें, जो कि आपके जहन में बैठ जाए। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो भैया वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। किसमें? वायु पुराण में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके इतिहास से जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त है? तो कल्पसूत्र से। याद रखिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आर्द्र सातवाहन वंश से। नेक्स्ट है फैक्ट आपका, खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि आप याद रखें, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है। नारद स्मृति वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के विषय में।
बोल रहे हैं ये बुक वाले भैया कि नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है, तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्रामाणिक और प्राचीन बुक मनु स्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो मनु स्मृति को कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो मनु स्मृति को कहा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो मेरे मित्र आप सभी बहुत बहुत प्यारे मित्र हैं, याद रखें कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ग्रंथ या शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बोल रहे हैं ये महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। अगर क्वेश्चन आता है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किस सूत्र में मिलता है, तो आप टिक आराम से लगा देंगे, अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। ठीक है, पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1,00,000 श्लोक होने के कारण यह 7 सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यहां से क्वेश्चन कभी कभी उठा लिया जाता है। आप बहुत अच्छे से देखते रहें, बहुत आपके लिए बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और आप जरूर हमें बताएंगे कमेंट करके। और साथ में ही आपका ही ये प्यारा सा चैनल है एग्जाम विद एएसएम, इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं और अपने मित्रों के पास भी शेयर भी करें। और इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि इसी चैनल पर आपको विश्व का भूगोल महेश बड़वाल सर की बुक का करा दिया गया कंप्लीट एक ही वीडियो में। पर्यावरण को भी एक ही वीडियो में कराया गया है, वही महेश बड़वाल सर की बुक है। आप फटाफट वीडियो को इसी पे सर्च करिए इसी चैनल पर और देख लीजिए, ताकि आपकी एक जो पढ़ाई है इसमें एक धार दे सकें, हम थोड़ा सा सहयोग कर सकें। ठीक है, आप सभी मित्रों से मेरा यही निवेदन है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है। कौन सी विद्या से, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, शिलालेखों का अध्ययन। ये अभिप्राय है भैया, शिलालेखों का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है, तो डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है, तो डार्विन को माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट भैया, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध है, किसका, फिर देखो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छे तरीके देखते जाएं, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं ना। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, क्वेश्चन आता है। तो किसमें किया था, नालंदा विश्वविद्यालय ने। किसने किया था, हेनसांग ने। फिर देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा देखो, थोड़ा सा टाइम लग जाता, 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक बार में आपको तैयार तो हो जाएगी। बहुत अच्छे से देखते रहिए, और जो भाई बहन को जल्दी देखना है तो 1.25 पे कर लें, 1.5 पे कर लें। ठीक है, हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्या है, चीनी लेखक। ठीक है, तो ये देखिए चीनी लेखक का वर्णन भी है साथ साथ में ना, तो देखते हैं चलिए। फायान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, सुनिए मेरी बात को। पढ़ तो सब लोग लेते हैं और पढ़ा भी सब लोग लेते हैं, लेकिन यह क्लियर करना कि क्वेश्चन कैसे आता है ये भी जरूरी है। देखिए कभी लेखक आता है, उसका साथ में मैचिंग में कार्यकाल दे दिया जाता है, किस समय आया। कभी लेखक आता है, लेखक दिया जाएगा, और कभी रचना दी जाएंगी कि यह रचना किस लेखक की है। कभी क्या होता है कि लेखक और उसके समय जो भारत में शासक थे वो दे दिए जाएंगे कि किस शासक के समय क्या आया। तो आपके सामने ये सब कुछ रखा हुआ है, आप फटाफट देखिए। तो फायान के बारे में देखते हैं। 399 से 414 ईस्वी तक यह भारत में रहे। रचनाएं भारत दशा का विवरण, इन्होंने भारत की जो दशा थी उसका विवरण किया। यात्री विवरण, प्रथम चीनी यात्री था यह, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने
गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोणीय तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के देव निर्मित बताया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो फायान थे यह 399 से 414 ईस्वी। फिर किसके काल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से और विक्रमादित्य से। ठीक है, फायान हेनसांग 429 से 629 से 645 ईस्वी। रचना इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है सीयू की। फिर यात्री विवरण इनका क्या है, हर्षवर्धन के समय ये भारत आए थे। ठीक है, इसने हर्ष की शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का अब आता है इत्सिंग। इत्सिंग क्या है, इसका समय रहा है 673 से 675। ठीक है, और ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसकी रचना थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या रचना थी, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। यात्री विवरण इसका क्या रहा है, तो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। ठीक, अब देखिए सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड अभिलेख से प्राप्त हुआ है। भैया क्या है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 के भानुगुप्त में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पाषाण काल, और यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए तो आप यहां से देखने की कोशिश करें। पाषाण युगीन अनुसंधान, बहुत अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे स्पीड है ना। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को दिया जाता है। पाषाण कालीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, तो पुरापाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, तो पुरापाषाण काल कहलाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो पत्थर। ठीक है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो भैया पत्थर का प्रयोग करते थे ये लोग। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को क्या कहा जाता था, तो जम्बूद्वीप कहते थे। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस ये प्रजाति रूप किए ये थे, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस प्रास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्या है, जुते हुए खेतों का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। ठीक है, यहाँ से कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए फिर बृहद पुरापाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था मनुष्य ने। ठीक है, प्रस्तर युग के मतलब स्टोन एज लोगों के प्रथम घरेलू पशु कौन था, तो कुत्ता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से, तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई है, तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई है, तो नवपाषाण द्वारा। नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, तो ये जौ था। कौन सा था, जौ था। फिर चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ताम्रपाषाण युग से। लिखिए चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ताम्रपाषाण युग से। ठीक है, अब देखिए ताम्रपाषाण कालीन स्थल
और राज्य और ये स्थल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दें थोड़ा। इनाम गांव कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। प्राप्त क्या यहां से हुआ है? तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार मकान, गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दायमाबाद भी भैया महाराष्ट्र में ही है। यहां से क्या प्राप्त हुआ? कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल था ये। नर्मदा टोली भी महाराष्ट्र में ही है। यहाँ मिला है, इसका उत्खनन जो है वो HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण से मिले। नेवासा भी महाराष्ट्र में ही है। क्या? नेवासा महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है यहाँ से। ताम्रवती भी राजस्थान से। यहाँ से काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्र। आप यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रखें कि जगह कौन सी है। देखो, इनाम गांव महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र, नर्मदा टोली महाराष्ट्र, नेवासा महाराष्ट्र, ताम्रवती राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फटाफट देखते रहिए मेरे साथ, अच्छे से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यह मेरा आपसे एक निवेदन मानिए, चाहे एक थोड़ा हमारे लिए मोटिवेशन मानिए कि आप अगर लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका। ये कहाँ भीमबेटका? ये है आपके मध्य प्रदेश में। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। ठीक है, पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? क्या? पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है भाई, नेम है ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। आप सभी मित्रों से यही निवेदन है कि मेरे साथ लगातार बने रहिए। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से। नेक्स्ट है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये आपका पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आप याद रखें कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो अपने घर के मृतकों को पूरे फर्श के नीचे दबाते थे और उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रख देते थे। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो महदा और सरायनहार रहा है। ठीक है, याद रखें, तो प्राचीन पाषाण कालीन स्थल। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्राप्त किए? तो मध्यपाषाण काल से। नेक्स्ट है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से मिला है। बहुत अच्छे से देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब आपके क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है और डायरेक्ट ये एग्जाम में इसी तरीके से मदद करेंगे आपकी, इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से। क्या है? कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और ये वाला अब इधर आ जाइए, नेक्स्ट वही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गए ये वाले, है ना। तो क्या है ये? हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो भैया सरायनहार राय से। क्या हुआ? हड्डी निर्माण उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सरायनहार राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर कहाँ है? तो मेरठ के पास में, है ना। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से, और हस्तिनापुर ये यूपी के मेरठ में है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाणकालीन स्थल और राज्य। ठीक है, बुर्जहोम
बुरजोम है ये कश्मीर में। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के, भैया देखो क्वेश्चन हूबहू आ जाता है। मैं कुछ अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक के PYQ लगाए होंगे आपने और लगाते होंगे तो आप जान रहे हैं। और ये भी बुक जो है ऑथेंटिक बुक है, कोई मजाक वाली बुक नहीं है ये, ना। बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए हमें कि आपको हमारी वीडियो किस तरीके से लगती है ना, जरूर बताएं। तो नेक्स्ट है मुफक्फक कराल, कश्मीर में है ये। कृषि व पशुपालन के साथ हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदुभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते रहिए। नेक्स्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में बच्चा ना, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य। महाधान उत्तर प्रदेश, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के पशुवाड़ा के भी साक्ष्य मिलेगा। कोयलडीहा उत्तर प्रदेश में है, महाधा उत्तर प्रदेश में है। सॉरी, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ से, विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माने जाते हैं। अब आता संगनकल्लू। संगनकल्लू आपका कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, बेल्लारी जिले में अवस्थित है। संगनकल्लू कर्नाटक, याद रखिए संगनकल्लू कहाँ? कर्नाटक। राख के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, बेल्लारी जिले में स्थित है। पिकलीहल, पिकलीहल भी कर्नाटक में है भैया। पिकलीहल कहाँ? कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। क्या मिला है पिकलीहल से? राख के तो ढेर मिले हैं। याद रखें, संगनकल्लू और पिकलीहल दोनों कर्नाटक में हैं, दोनों से राख के ढेर मिले हैं। बस फर्क ये है कि पिकलीहल में निवास स्थल के साक्ष्य भी मिले हैं और संगनकल्लू से बेल्लारी से केवल राख के टीले मिले हैं। ठीक है। अब बात आती है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ? उत्तर प्रदेश में है ये। चौपानी मांडो से हमें क्या मिला है? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदुभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सारूतारू, असम। सारूतारू क्या? असम। सारूतारू है असम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी तक नहीं आया ज्यादा। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद ये कहाँ है? बिहार में है, अपने प्यारे से बिहार में है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हेड़ों के सींगों से निर्मित हैं। दाऊजली असम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पढ़ ही लिया था, नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में। अब आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से देखते रहेंगे मेरे साथ में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। क्या है? हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट भैया, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। आप एक बार देखते रहिए ना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आप सही से देखते रहिए, डिस्टर्ब ना कर रहा हूँ, एकदम फटाफट चल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। नेक्स्ट क्या है? सिंध वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए कालीबंगन? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो याद रखें लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। फिर एक बार सुनिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो याद रखें यह गुजरात में है। नेक्स्ट है
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा से हुए हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आप देखते रहिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है। याद रखें, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ हुई थी? तो आरंभ हुई भारत में। कहाँ आरंभ हुई? भारत में आरंभ हुई थी। किसकी खेती? कपास की। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुई है। याद रखें। नेक्स्ट है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। क्या है? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो आर्य गांव वाली होगी, ग्रामीण। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो ये है उत्तरीय काली पॉलिश कालेदार। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पर उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी पे, है ना। फिर देखिए, अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मांडा, हड़प्पा की सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, इधर उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, दैमाबाद महाराष्ट्र, शुद्ध कांगेर बलूचिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। और ये देखो एक फैक्ट है, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। अब आते हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, एक तरफ स्थल मिलेंगे, उत्खननकर्ता मिलेंगे, वर्ष मिलेगी, नदी किसके किनारे था और प्राप्त साक्ष्य क्या था। यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से देखें आप लोग। ठीक है, ये इतना रखें, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का एक जिला है मोंटगोमरी, हड़प्पा। उत्खनन किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर माधव स्वरूप। कब हुआ? तो 1921 में। किस नदी तट पर? रावी नदी तट पर। प्राप्त क्या क्या हुआ यहाँ से? तो अन्न भंडार प्राप्त हुए, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र, पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्र मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये प्राप्त हुए। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला पाकिस्तान। कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? लरकाना जिला पाकिस्तान। राखल दास बनर्जी 1922 में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो फिर एक बार सुनिए, पाकिस्तान, लरकाना जिला, राखलदास बनर्जी 1922, सिंधु नदी के तट पर। विशाल स्नानागार मिले हैं, महाविद्यालय, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी पुजारी मिले हैं, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं मिली हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोग देखते रहें। लोथल, ये गुजरात में है। लोथल जो स्थान है
वो हमारे भारत के स्टेट गुजरात, अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव ने उत्खनन किया 1955-62 में। भोगवा नदी के किनारे गोदीवाड़ा, वृत्ताकार चौकोर, अग्निवेदिका का हाथी दांत, चावल बाजरे 3 युग, ये सारा लोमड़ी के साक्ष्य ये सब मिले है ना। चन्नू दड़ो ये पाकिस्तान में है। सिंधु पाकिस्तान, सिंध एक जिला है, सिंधु एक नदी है। तो चन्नू दड़ो सिंध में और पाकिस्तान में। अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार 1931 में सिंधु नदी के तट पर मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कांशगाड़ी, बकराकार, मछलियों के अंकन, ये सारे काजल पाउडर सब श्रृंगार विंगार चीजें मिली हैं यहाँ पे। देखते रहें। कालीबंगा, कालीबंगा तो हमारा राजस्थान में है और यह कहाँ, हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष इसके उत्खनन करता थे। यह उत्खनन 1953-1960 तक चला। घग्गर नदी के तट है। कालीबंगा जिला, हनुमानगढ़, राजस्थान। घग्गर नदी के तट पर 1953 में। जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली। आप बहुत अच्छे से देखते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। राखी गढ़ी ये हमारे हरियाणा में है। सूरज भान ने किया 1969 में। घग्गर नदी ये सब प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ है, ये भी हमारी पाकिस्तान में ही है जगह। और कोट दीजी के ये कभी नहीं पूछा गया है, 1935 में किया गया। सिंधु नदी, किलेबंद, कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे। बनावली हिसार हरियाणा में है। RS बिष्ट पूछ लिए जाते हैं। जो बनावली है यह जगह हिसार हरियाणा में है। RS बिष्ट इसके उत्खनन करता थे। 1973 में हुआ है यह काम। नदी सरस्वती थी। मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। फिर है रोपड़। रोपड़ ये आपका पंजाब में है, जाना माना एक अच्छा स्टेट है। यज्ञरत्न शर्मा ने इसका उत्खनन किया है। सन या वर्ष 1955 में। नदी सतलज के किनारे हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर यह हमारा कठियावाड़ गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। SR राव ने किया उत्खनन 1954 में किया है। वादन, ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में। यज्ञरत्न शर्मा ने 1958 में। हिंडन नदी के किनारे मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शुद्ध कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ऑरेंज स्टाइन 1927-62। दास 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेबीलोन के व्यापार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मांडा ये हमारे जम्मू कश्मीर में है। 1982 में। चेनाब नदी किनारे, यहाँ से ये कभी नहीं पूछा गया है। मोहरों के साक्ष्य आप याद रखें। सुत कहाव बलूचिस्तान 1962 में। शादी कौर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा गुजरात, ये पूछ लिया गया है। जगपत जोशी 1964 में। सरस्वती नदी किनारे। और यहाँ से कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का ये पूछा जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास एक मतलब खाने की चीज़ है और दूसरी खाने की चीज़ लेना, जैसे आपके पास गेहूं है और आपकी ज़रूरत किसकी, मक्के की ज़रूरत है, तो बदल लिया जाता है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। जैसे किसी के पास दूध है, किसी के पास ऑयल है, तेल है, तो आपस में बदल लीजिएगा, जो भी जिस तरीके से। ये है वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में क्या है, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद है जो आपका, वो है ऋग्वेद। ठीक है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्यवर्त, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, तो 10 मंडल और 128 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो 3 वेदों के लिए। वो कौन कौन से, ये पूछ लिया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट है, यह संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त हुई है, यजुर्वेद से प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है,
चार वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? याद रखें, चार वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। यज्ञ संबंधी विधान यजुर्वेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय परंपरा पर। किस पर? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो मित्रों भारतीय दर्शन परंपरा पर। आप सभी मित्र अच्छे से देखते रहें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है? आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो उपनिषद काल की राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये केकई के थे। उपनिषद काल की राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो केकई के थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद से की गई है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में है? तो चिनाब नदी, अश्किनी चिनाब। ठीक है, याद रखें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ, वैदिक काल में प्रमुख शब्द और आधुनिक नाम है, आधुनिक और प्राचीन नाम है ये। ठीक है, तो गाय को अगन्या कहते थे, राजा को गोप कहते थे, अतिथि को गोहंता और धनी व्यक्ति को गोमत और युद्ध को गविष्ठ, दुहिता पुत्री, धान्य अनिज, मरुस्थल धन्व। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको इस तरीके से इतनी जल्दी याद नहीं हो पाएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, आप देखिए, हल से बनी नालियां सीता कही जाती थीं। आप देखिए इधर, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता है? तो सभा और समिति का। नेक्स्ट है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है। किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्कों के लिए। नेक्स्ट है, पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप याद रखें। ठीक है, वेद हैं ऋग्वेद, ब्राह्मण पूछ लिए जाते हैं कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कभी कभी उपनिषद भी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखें, ऋग्वेद के कौशितकी ऐत्रेय 128 मंत्र, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौशितकी ऐत्रेय है, यजुर्वेद का ब्राह्मण 33 शतपथ है और सामवेद का पंचविश या ब्रह्म ये होता है। ठीक है, और ये है आपका अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद के कौन है? तो आप टिक लगाइए, गोपथ। ठीक है, 128 इसमें है, 1875 600। अब देखिए, ऋग्वेद में उपनिषद कौशितकी और ऐत्रेय, यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय कठी, श्वेता ईश, सामवेद कैन छांदोग्य मंडूक के उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट है अरण्य, ऐत्रेय कौशितकी तैत्तिरीय, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें यहां से और एक दो बार आप पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो भोजगोई अभिलेख से प्राप्त होती है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो भोजगोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो अंग और मगध। याद रखें, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो गोत्र शब्द
का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ऋग्वेदिक काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल का तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते, इसे गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड से था। आप देखते रहिए। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परशुड़ी और अभी रावी नदी। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो परशुड़ी और रावी नदी। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। नेक्स्ट, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया? तो जौ के लिए। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या नाम है? तो वंशागणित राजतंत्र प्रणाली। नेक्स्ट क्या है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। इंद्र था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की मित्रों? तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृति में लिखी गई थी। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे, ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ और उनके आधुनिक नाम, ये आपको किस में आती हैं? मिलान करने के लिए आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, दृष्टि, घग्गर, कृभु, कुर्रम, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, अश्किनी, चिनाब, शतुद्री, सतलज, गोमल, गोमती, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, सुषोमा, सोहन और स्वास्तु स्वात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से मिलान करने के लिए आता है और आपने मेज के सामने जो टेबल के सामने चिपका लें और तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? तो उपाध्याय कहलाता है। ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। नेक्स्ट है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अस्तो मां सदगमय वाक्यांश कहाँ से मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ बालक की गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहद्योग उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? तो अमाजू कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? तो अमाजू कहते हैं। नेक्स्ट सुनिए, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आती है। ठीक है, द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया और इसे नदीतमा व नदी की माता की संज्ञा दी जाती है। अब बहुत अच्छे तरीके से देखते रहें। अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है और देखिए जैन धर्म में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। आ जाता कुछ। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन में है? जैन धर्म में। नेक्स्ट है जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है?
तो जैन धर्म में शंबर जीव की ओर न्याय रुकने वाला। नेक्स्ट है गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली घोषाल थे। नेक्स्ट है अणुव्रत सिद्धांत धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से। यापनीय किस संप्रदाय था? जैन धर्म का। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्ध मागधी में लिखे गए हैं। ठीक है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवेद शिखर माना जाता है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है ना। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीत में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगीत में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सारी जैन संगीतियां। तो प्रथम जैन संगीत कब हुई? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीत 512 में। स्थान वल्लभी गुजरात में और अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा ही है जैन धर्म, तो क्वेश्चन एक कभी कभी देखने को मिल जाता किसी भी रूप में। तो नेक्स्ट क्या है? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम में कौन था? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 24वें तीर्थंकर ये थे और इनका जन्म 540 ईस्वी में। जन्मस्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता सिद्धार्थ, माता विशाल। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब इनकी देखते हैं कार्य समय। ठीक है। प्रमुख उपाधि देखिए, पुत्री प्रियदर्शना नाम था। प्रमुख उपाधि थी केवलिन, इन्हें केवलिन कहते थे। निर्ग्रंथ कहते थे, जिन कहते थे। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी में हुई है 72 वर्ष की आयु में सत्यपाल राज्य में। नेक्स्ट स्यादवाद सिद्धांत किसे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी। याद रखें, हिंदू बौद्ध नहीं, हिंदू जैन नहीं, बौद्ध जैन। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सुत्त में मिलता है। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था? आजीविकों के आवास के लिए। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। नेक्स्ट है जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। क्या है फिर नेक्स्ट? जैन धर्म संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे। अब नेक्स्ट है आपका आइए अब देखते हैं बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म ठीक से देखेंगे, अच्छे से बहुत ध्यान से लगे रहिए और सुनते रहिए आप लोग। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गईं? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गईं? तो त्रिपिटक रूप में संकलित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाविनिष्क्रमण बौद्ध के गृह त्याग की घटना। यहाँ हम लोग भटक जाते हैं, एक महापरिनिर्वाण आएगा। ठीक है। महाविनिष्क्रमण बौद्ध के गृह त्याग की घटना। नेक्स्ट है बुद्ध के ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान है। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंगीत जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो द्वितीय संगीत में बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम व्यवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा।
इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्या है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है? तो गौतम बुद्ध रोमिंदेय अभिलेख करता भैया, याद रखें। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रोमिंदेय स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है, बौद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? तो प्रथम उपदेश में। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी में, जन्म स्थल लुम्बिनी में, कपिलवस्तु वर्तमान रोमिंदेय नेपाल। ठीक है। पिता शुद्धोधन, ये राजा थे। माता महामाया देवी कौलिय गणराज्य की। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। गोत्र गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। ज्ञान प्राप्त स्थल कहाँ था? तो बोधगया बिहार, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, गया में बोधगया जगह है, बिहार है, और निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तन सारनाथ में, याद रखिए। इनका प्रथम शिष्य था वो आनंद एवं उपाली। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, कौशल। जीवन का अंत को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष, दिनांक वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त संघ प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन देवदत्त को इन्होंने संघ प्रमुख बनने नहीं दिया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी था। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन ही किया गया। याद रखें कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी थी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का ही पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगीतियां। कैसे? वर्ष पूछ लिया जाएगा, स्थान पूछ लिया जाएगा, मिलान पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वर्ष और स्थान का मिलान पूछ लिया जाएगा। कभी कभी वर्ष और अध्यक्ष का मिलान पूछ लिया जाता है। कभी क्रम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कब हुई इसका पूछ लिया जाता है। कभी शासन का पूछ लिया जाता है। तो आप बहुत अच्छे से सुने। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई और यह कहाँ हुई? राजगृह में हुई थी, बिहार में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासन उस समय था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। सावक मीर इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक था। तृतीय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना, मोगलपुत्र तिस्स। याद रखें, तृतीय जो बौद्ध संगीत थी वो 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, पटना, बिहार। मोगलपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। शासन अशोक का था। चतुर्थ 98 कुंडलवन,
वसुमित्र और शासक थे कनिष्क। याद रखें, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है विश्व का। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे हम जानते हैं? तो बुद्ध को ही जानते हैं, या महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को जानते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो याद रखें, यह नागार्जुन थे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क जो थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। याद रखें, कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को चीन भेजा गया था। ठीक है। अब है त्रिपिटक, नाम है सुत्त पिटक, स्वरूप है पिटकों में बृहत्तम, विषय है बुद्ध के उपदेश व संवाद का संकलन। विनय पिटक पिटकों में लघुतम, और विषय है बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। नेक्स्ट है नाम अभिधम्म पिटक, पिटकों के माध्यम। ये स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो हमें सभी को मालूम है, वृद्ध व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, मृतक तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी। तो जीवन में प्रसन्न अगर रहना है तो मोह माया अभिलाषाएं सारी इच्छाएं मारकर एकदम प्रसन्न चित्त सन्यासी हो जाए जीवन में, तो ये क्या है? जीवन का सत्मार्ग और सन्मार्ग मिलता है ना। देखते हैं आगे चल के। नेक्स्ट क्या है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। क्या है पॉइंट, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। आप याद रखें, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। याद रखें, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्ध की जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो एक छोटा सा ये आपका परिवार है, इसे बनाए रखना है ना। दुर्गा जी की आरती होती है ना, तो उसमें कहते हैं माँ छोटा सा परिवार इसे बनाए रखना। हमारा जो भी परिवार है, जितना छोटा है, एकदम संतुलित है, बहुत अच्छे से बने रहे, सबकी इच्छाएं पूरी करे माँ। चलिए फिर देखते घटना। घटना क्या है, गर्भ प्रतीक हाथी है, जन्म प्रतीक कमल है, निर्वाण प्रतीक पदचिन्ह है, प्रथम प्रवचन प्रतीक चिन्ह चक्र है, ज्ञान प्राप्ति प्रतीक बोध वृक्ष है, यौवन प्रतीक साढ़ है, समृद्धि प्रतीक शेर है, मृत्यु प्रतीक स्तूप है, गृह त्याग घोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं गांधार कला। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। याद रखें, गांधार कला को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोषित का आचरण कौन करते हैं? तो बौद्ध भिक्षु करते हैं भैया। महाव्यान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो भैया बौद्ध का प्रथम उपदेश। अब देखो, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र प्रवर्तन, तीनों में थोड़ा डिफरेंट है
और डिफरेंट तो बहुत है लेकिन हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो याद रखें, महाभनिष्क्रमण तो घर त्याग दिया था, महापरिनिर्वाण अलग है, धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वज्रयान युद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा गया? तो तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की शाखा, किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पदुक्कल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक। नेक्स्ट क्या है, महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं? तो नव धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्यों के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत समाय। याद रखें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शैव एवं भागवत धर्म। इसे देखें अच्छे से।